So, welcome to another lecture, and this lecture we will start the chapter 6 of physics, which is work and energy. So, let's start. So, generally, work refers to perform some task or job. जाहिर सी बात है, वर्क हमेशा एक काम को कहा जाता है जो हम काम करते हैं. इन साइंस वर्क हैज़ अ प्रिसाइज मीनिंग. वर्क का साइंस के अंदर एक बहुत ही शॉर्ट और कॉमन और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है. फॉर एग्जाम्पल, अ मैन कैरिंग अ लोड इज डूइंग वर्क, बट ही इज़ नॉट डूइंग वर्क इफ़ ही इज़ नॉट मूविंग वाइल कीपिंग द लोड ऑन हिज हेड. देखो, मैन जो है, एक आदमी जो है, वो एक किसी भी किस्म के लोड को उठा रहा है. ठीक है. तो वो लोड उठा रहा है वो वर्क कर रहा है, मगर अगर वही मैन सिट किया हुआ है विदाउट एनी मोशन, रेस्ट में है, और उसने वो लोड अपने सर पर रखा हुआ है, तो वो वर्क नहीं कर रहा. इस पर साइंटिफिकली वर्क इज़ डन ओनली व्हेन एन एफर्ट और फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट. जब भी कोई एफर्ट या फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव करती है, जब भी साइंस के अंदर वर्क होता है. व्हेन वर्क इज़ डन, जब भी वर्क होता है, एनर्जी इज़ यूज्ड. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे लिख लो. एनर्जी यूज्ड होती है जब भी वर्क इज़ डन होता है. Thus work and energy are related to each other. वर्क और एनर्जी दोनों आपस में, ये वर्क W और एनर्जी E दोनों आपस में इंटर कन्वर्जन हो रहे हैं और ये आपस में रिलेट करते हैं एक दूसरे से. द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी इज़ एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स. इसी तरह एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के अंदर. इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द चेंजेस दैट अकर व्हेन वर्क इज डन. थस यूनिट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, पावर एंड एनर्जी. तो एनर्जी जो है वो हमारे लिए चेंजेस जो आती हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल होती है. तो इस चैप्टर में हम वर्क, एनर्जी और पावर को भी डील करेंगे. सो वर्क इन फिजिक्स, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड मूव्स इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. जब भी कोई चीज़ के ऊपर वर्क किया जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, और फोर्स उस बॉडी पर ऐसा लगती है कि वो जो वर्क होता है वो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के तहत मूव करता है. कैसे, मैं आपको बताता हूँ डायग्राम के ज़रिए. द क्वेश्चन अराइजेज हाउ मच वर्क इज डन. कितना वर्क होना चाहिए. नेचुरली ग्रेटर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड लॉन्गर इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट, लार्जर वुड बी द वर्क डन. वाओ. यानी कि फोर्स अगर मैं बोलूँ F है और डिस्टेंस अगर मैं बोलूँ D है, तो ये दोनों जितना ज़्यादा होंगे, क्या वर्क भी उतना ही ज़्यादा होगा. यस. ठीक है. सो मैथमेटिकली वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. अब आपकी बुक में वर्क डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया हुआ है, हम डी से डिनोट करते हैं. तो अगर आपको एस से है तो आप एस से डिनोट कर लें, डी से करना है बी से कर लें. बट वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द वर्क डन. ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है. अगर आप ये देखें, ये एक ब्लॉक है, इसको फोर्स लग रही है मूव करने में, और डिस्टेंस इसका यहाँ से लेकर एस से लेकर यहाँ तक का एस है या डी है. यही फोर्स दोबारा इस ब्लॉक को, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रही है. तो यहाँ पर क्या आपका वर्क डन हो रहा है. यस. और कितना हो रहा है. डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी. ये इसका फॉर्मूला है इसको निकालने के लिए. समटाइम्स होता है ये, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डू नॉट हैव द सेम डायरेक्शन सच एज शोन द फिगर 6.2. अगर आप इस फिगर में थोड़ा क्लोज करके देखें तो कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपस में पैरेलल ताल्लुक नहीं होता. इसमें होता है ये, फोर्स F इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ द सरफेस ऑन विच द बॉडी इज मूव. तो यहाँ पर सरफेस से फोर्स जो है एक एंगल बना रही है थीटा. ये एंगल है थीटा. रिजॉल्विंग एफ इंटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा. ये रहा आपके पास. और एफ वाई इज इक्वल टू एफ वाई साइन थीटा. तो हम हमेशा इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं. इन केस व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट पैरेलल, जो एक बिल्कुल अलॉन्ग द लाइन नहीं होता जैसे अपने ऊपर पड़ा, देन द ओनली एक्स कंपोनेंट यानी कि एफ एक्स पैरेलल टू द सरफेस कॉजेज द बॉडी टू मूव ऑन द सरफेस एंड नॉट द वाई कंपोनेंट एफ वाई. तो होता कुछ यूँ है, जब भी आपके सामने इस तरीके की डायग्राम बनी हुई है तो आप समझ जाओ कि आपका जो एफ एक्स वाला पोर्शन है परपेंडिकुलर, ये है, ये अलॉन्ग द फोर्स और अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट जा रहा है, एज लाइक इन द डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी. मगर ये जो एफ वाई वाला है ना, ये किसी काम का नहीं है. तो इसलिए हम कहते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देख लो, एफ का एक्स कंपोनेंट और उसके साथ डिस्प्लेसमेंट एस. एफ एक्स किसके बराबर है. एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस टीटा, और डिस्प्लेसमेंट वैसे ही आ गई. तो इसलिए वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा. तो ये जब यूज़ करते हैं जब आपके पास कोई एंगल दिया हुआ हो, और अगर ये पैरेलल होंगे
यानी कि अगर 90 डिग्री होगा फोर्स के दरमियान और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वाला साइन है, तो वर्क डन वुड बी ज़ीरो। और अगर पैरेलल है तो वर्क डन इज ग्रेटर, तो वर्क डन इज पैरेलल में है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा या फिर एफ डी, और परपेंडिकुलर में है ज़ीरो। तो ये बात याद करने की है। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। फोर्स के डायरेक्शन में जब भी कोई बॉडी डिस्प्लेस होती है दैट इज कॉल्ड वर्क। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं, यानी कि इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी डायरेक्शन नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड द एंगल बिटवीन दैम। वर्क इसलिए स्केलर क्वांटिटी क्योंकि वो सिर्फ फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है और इसी के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी और एंगल पर डिपेंड करती है। तो इन तीन चीज़ों पर वर्क डिपेंड करता है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल थीटा। एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट बात है। अब वही बात मिनी एक्सरसाइजेज मैंने आपको कहा था सबको पढ़ना है। यूनिट ऑफ वर्क, तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल, और एनर्जी का भी जूल होता है यूनिट। द अमाउंट ऑफ वर्क इज़ वन जूल। वर्क का जो वो एक जूल होता है कब? व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो 1 जूल वर्क का किसके बराबर है? फोर्स जो लगाई गई है 1 न्यूटन की, उसके साथ साथ 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट। जूल इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क, इट्स बिगर यूनिट्स आर। अगर आप जूल्स की कुछ वैल्यूज़ याद कर लो जो कि मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 किलो जूल, 1 kg, यानी कि 1 किलो जूल, सॉरी 1 kj, किलो जूल इज इक्वल टू थाउजेंड्स ऑफ जूल्स। और थाउजेंड्स ऑफ जूल को आप एक्सपोनेंट 3 पावर भी लिख सकते हो। और 1 मेगा जूल किसके बराबर है? आपके पास 10⁻6 जूल्स के बराबर है। ये आपको याद करनी है वैल्यूज। तो ये वर्क के कुछ यूनिट्स हैं। अच्छा, अब आपके पास एग्जाम्पल है तो हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते जाएंगे साथ साथ। अ गर्ल कैरीज अ 10 kg बैग अपस्टेयर्स टू हाइट ऑफ 18 स्टेप्स, ईच 20 सेंटीमीटर हाइट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क शी हैज़ डन टू कैरी द बैग, टेक G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब होता क्या है, यहाँ पर अगर आप डाटा देखो तो गर्ल का जो बैग का वो दिया हुआ है मास, दैट इज M इज इक्वल टू 10 kg। ठीक है। वेट ऑफ द बैग W किसके बराबर होता है? हमने पढ़ा था टेंशन में, mg के बराबर। तो वेट ऑफ द बैग किसके बराबर होगा? W निकाल लो। W इज इक्वल टू वर्क नहीं है, वेट है ये। M को क्या है 10 और G की वैल्यू क्या है 10, मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा 100 न्यूटन। तो आपके पास M आ गया और आपके पास W आ गया। टू कैरी द बैग अपस्टेयर्स, अगर बैग को अपस्टेयर्स कैरी करने से यहाँ पे लिखा है द गर्ल एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स F इक्वल टू वेट, ऐसी फोर्स लगाएगी जो कि किसके बराबर हो? वेट के बराबर। द वेट ऑफ द बैग थस, तो उसका वेट क्या होगा? अगर आपके पास फोर्स है 100 न्यूटन की, ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे 100 न्यूटन कैसे आया? W, क्योंकि आपका जो फोर्स है वो किसके बराबर होना चाहिए? W के, वेट के बराबर। तो अगर वेट आपके पास 100 आ गया तो फोर्स किससे बराबर होगी? 100 के। हाइट क्या है? हर 18 स्टेप्स में हर स्टेप की हाइट है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 को मीटर में कन्वर्ट करो 0.2, और हमें ईच चाहिए। तो ईच कितने मीटर का है? 3.6 मीटर का है। 18 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 3.6 मीटर। W इज इक्वल टू वर्क की अगर आप वो निकालो डेफिनेशन, FD। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, हमें हाइट चाहिए, तो हम W इज इक्वल टू F इंटू एच हाइट कर देंगे। हाइट आपको पता है एक स्टेप की क्या है हाइट? 3.6 मीटर, और फोर्स क्या है 100। तो आंसर क्या आएगा? 360 जूल्स। द गर्ल हैज़ डन 360 जूल ऑफ वर्क। इट इज़ वेरी इजी। पहले आपको मास से वेट निकालना है और जी के साथ मल्टीप्लाई करके आपको फोर्स मिल जाएगी, क्योंकि फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन में पड़ा था, फोर्स किसके बराबर होती है? वेट के बराबर। जो वेट है वही फोर्स है। हाइट हमें दी हुई है 18 सेंटीमीटर, सॉरी 18 स्टेप्स की, हमें एक स्टेप की चाहिए, और एक स्टेप की कितनी होनी चाहिए? 20 को सेंटीमीटर से मीटर में कर दो, 0.2 होगी हर एक स्टेप की। तो 0.2 को मल्टीप्लाई कर दो 18 से, आपके पास 3.6 मीटर आएगी एक स्टेप की हाइट। 18 की नहीं है आपके पास, ये फॉर्मूला है, और एक स्टेप के लिए आपके पास 3.6 है। 3.6 को आप मल्टीप्लाई करा दोगे 100 से, आपके पास आ जाएगा 360 जूल्स। इसी तरह नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द टॉपिक ऑफ एनर्जी। द एनर्जी इज एन important एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन साइंस। इट लिंक्स ऑलमोस्ट ऑल द नेचुरल फिनोमिना। जितने भी नेचुरल फिनोमिना हैं सब एनर्जी के ऊपर चल रहे हैं। When we say that a book has energy, we mean that it has the ability to do work. Oh my god.
Water running down the stream has the ability to do work, so it possesses energy. The energy of running water can be used to run water mills or water turbines. Energy exists in various forms such as mechanical energy, heat energy, light energy, sound energy, electrical energy, chemical energy, nuclear energy. Energy can be transformed from one form to into another, but it cannot be destroyed. याद है ना, एनर्जी कैन नेदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. अ बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ इट्स केपेबल टू डू वर्क. देखो, एक बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं हूँ, मुझ में इतनी सलाहियत है कि मैं एक काम कर सकूँ. तो वो जो काम करने की सलाहियत है ना, केपेबिलिटी ऑफ डूइंग द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. खत्म हो गई बात. मैकेनिकल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज ऑफ टू टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. हमारे पास दो टाइप्स ऑफ एनर्जी है मैकेनिकल की. देखो, मैकेनिकल का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ आपकी बॉडी की वजह से प्रोड्यूस हो रही हो. ठीक है, तो उसे कहलाते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी. तो हमारे पास दो टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा, अब मैं करूँगा ये मैं पहले इन दोनों का ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा और फिर मैं इसकी डेरिवेशन चेक कर लेता हूँ सिलेबस में है या नहीं है. काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी जो कि बॉडी के मोशन की वजह से है. अगर वो बॉडी रनिंग में है, मोशन में है, तो वो काइनेटिक एनर्जी है. और अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी. और जो मोशन में है वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर वी इज़ द वेलोसिटी, एम इज़ द मास. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम जी एच, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट. तो इन दोनों का मैंने ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया. अब हम आते हैं इसके डेरिवेशन पर, क्योंकि आपके सिलेबस में इसकी डेरिवेशन है. ठीक है. अच्छा, ये छोटे मोटे पैराग्राफ तो आप खुद ही पढ़ लेना. ये वाले यूज टर्बाइंस फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी इसमें यूज़ होती है. द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी. तो अब हमें इसकी डेरिवेशन करनी है. दैट इज़ वेरी ईजी. कंसिडर करो एक बॉडी जिसका मास है m, वो मूव कर रही है विद द वेलोसिटी v. ठीक है. द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर मूविंग थ्रू सम डिस्टेंस s ड्यू टू सम अपोजिंग फोर्स सच एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट. जब वो बॉडी मूव कर रही थी तो उसको स्टॉप कर दिया किसी अपोजिंग फोर्स से, जैसे लाइक फ्रिक्शन फोर्स. द बॉडी possesses kinetic energy and is capable to do work against its opposing force F until all of its kinetic energy is used up. बॉडी कह रही है कि अगर तुमने मुझे रोक लिया फ्रिक्शन फोर्स, तो मेरे पास एक ऐसी एनर्जी जिसके ज़रिए मैं तुम्हें हटा सकती हूँ. कौन सी? काइनेटिक एनर्जी. और मैं जब तक यूज़ करती हूँ जब तक मेरे पास वो ख़त्म नहीं हो सकती. तो काइनेटिक एनर्जी ने ये कहा, बॉडी ने ये कहा कि मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की, वो बराबर है वर्क डन बाय ड्यू टू इट मोशन. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी के ई, वर्क डन किसके बराबर होता है? एफ डी, यानी कि एफ एस. इनिशियल वेलोसिटी को हम ले लेते हैं v, फाइनल वेलोसिटी क्योंकि वो रुक चुकी है तो ज़ीरो हो जाएगी. F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन का फॉर्मूला हमें पता है ये. तो अब यहाँ से देख लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू F इंटू एस. अब मैं जो लिखवा रहा हूँ वो फोकस करो. इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास v, फाइनल वेलोसिटी है आपके पास ज़ीरो क्योंकि रुक चुकी है बॉडी. अगर मैं ये वाला F लूँ, F फोर्स किसके बराबर होती है? फोर्स इज इक्वल टू एम ए. और अगर मुझे चाहिए एक्सिलरेशन, तो मैं लिखूंगा एक्सिलरेशन इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एम. माइनस क्यों आया? मोशन आपका अपोज्ड हो रहा है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन की वजह से. जब भी फ्रिक्शन आती है तो नेगेटिव साइन आता है. यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. टू ए की जगह मैंने क्या लिखा? एक्सिलरेशन की जगह माइनस एफ ओवर एम. यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली है ए की. एस इज इक्वल टू वी आई, एफ स्क्वायर क्या है? ज़ीरो. मैंने कंसिडर किया था वी आई स्क्वायर, मेरे पास क्या है? वी. तो वी का स्क्वायर हो गया. अब अगर मैं चेक करूं तो यहाँ मेरे पास क्या चीज़ बच रही है? चेक करो. अगर मैं फोर्स और डिस्टेंस को निकालूं तो फोर्स और डिस्टेंस तो मेरे पास ऐसे ही आ गया, मगर ये जो m है ना, ये हाफ हो जाएगा नेक्स्ट साइड जाकर. तो ये हाफ और m मेरे पास ऐसे ही रहेगा और v स्क्वायर मेरे पास यहाँ वाला ऐसे ही रहेगा. तो ये बस रट्टे वाली इक्वेशन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसको याद कर लो. ठीक है. इक्वेशन 6.5 गिव्स द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी. इसको याद कर लो, आप इंशाल्लाह इसको ड्राइव कर सकोगे पेपर में. इसका न्यूमेरिकल है और उसको सॉल्व करते हैं. बल्कि मैं चेक कर लूँ कि इसको सॉल्व करने की मुझे ज़रूरत है या आपको ज़रूरत है. ठीक है, ये तो आसान है, इसको आप होमवर्क में कंसिडर कर लीजिए, इसको आप खुद सॉल्व करेंगी. ठीक है. फॉर्मूला पता है आपको, हाफ एम बी स्क्वायर बुक में आपको दिया हुआ है, ये आप यूज़ कर सकती हैं और इसको सॉल्व कर सकती हैं. पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इसका पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है.
द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, यानी कि रेस्ट पर जो पोजीशन होती है, इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। अब पोजीशन का मतलब ये है कि वो रेस्ट पर हो, ठीक है। तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसका फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अच्छा इसका ड्राइव करना है तो हम ड्राइव कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइव कैसे करेंगे ये देख लो। लेट अ बॉडी ऑफ मास m बी रेज्ड अप थ्रू हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, उसको ग्राउंड से हाइट पर ले जाएगी बॉडी ऑफ मास को। द बॉडी विल अक्वायर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन इन लिफ्टिंग इट टू हाइट। अब जो बॉडी जो है ना वो पोटेंशियल एनर्जी को अप्लाई कर लेगी, क्यों? क्योंकि उसका जो वर्क डन है वो इक्वल हो गया है किसके बराबर, हाइट के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके साथ हो जाएगी, इज इक्वल टू एफ इंटू एच। और इसी तरह मैं फोर्स किस में कह सकता हूँ, ऑल द वर्क इज डन इनटू फोर्स एंड इज इक्वल टू एच। और सॉरी, फोर्स जो है आपकी सारी वेट के अंदर कन्वर्ट हो गई, ये वेट है, डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच। और ये जो आपका वेट है बॉडी का, ये किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है। आपको पता है डब्ल्यू का फार्मूला क्या होता है, वेट का, एम जी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू WH is equal to mgh. Thus, the potential energy possessed by a body with respect to the ground is mgh with respect to the ground, and it is on the rest on position and is equal to the work done in lifting it to the height. ये डेफिनेशन है, इसकी याद कर लो और इसकी डेरिवेशन भी याद कर लो। इसका सिंपल न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका न्यूमेरिकल नंबर 6.4 भी आपको खुद करना है घर पे, ठीक है। इसी के साथ साथ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल, हीट, साउंड, केमिकल, न्यूक्लियर, लाइट और इलेक्ट्रिकल, सब आपको घर पे खुद रीड करनी है विद प्रॉपर एप्लीकेशंस और उनके सिग्निफिकेंसेस। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी में कुछ आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ आप होमवर्क में आपको दूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, जो सोलर सेल्स होते हैं वो पढ़ाना है मुझे आपको। जियो थर्मल एनर्जी के सब आप होमवर्क है आपका, विंड एनर्जी होमवर्क, जियो थर्मल होमवर्क, एनर्जी फ्रॉम बायोमास आपका होमवर्क है। मास एनर्जी इक्वेशन मैं पढ़ा दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स मैं पढ़ा दूंगा, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आपको होमवर्क मैंने बता दिया है। एनर्जी फ्लो डायग्राम मैं पढ़ाऊंगा, एफिशिएंसी मैं पढ़ाऊंगा और पावर मैं पढ़ाऊंगा। और बाकी जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आपको होमवर्क में करना है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, न्यूमेरिकल्स और जियोथर्मल एनर्जी और ये विंड एनर्जी, ये सब आपको होमवर्क में करना है, ठीक है।